Hello students, how are you? I hope all good. In our previous classes, we have started the second unit of your 11 NCERT, that is structural organization in plants and animals. In previous classes, we have already completed the first unit of this chapter, that is tissue part, which comes under NEET exams. In these classes, we are going to start the second part of this chapter, that is structural organization in animals, and the second part is frog. Okay, so let's start the frog of this chapter. So first of all, frog. Why frog is beneficial to mankind? Why do we study frog? Okay, there are a lot of reasons why a frog is beneficial to mankind. For example, if we see frog, which is commonly called Rana tigrina, the common bullfrog in India, Rana tigrina, or whatever, there are various types of frog found in India. इंडिया में लगभग 410 वैरायटीज के फ्रॉग है, इंक्लूडिंग टोड, और उनमें से जो हमारे सिलेबस में वो है राना टिग्रिना. ठीक है, तो लेट्स सी. सबसे पहले कुछ बेनिफिशियल देखते हैं इसके, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं फॉर मैनकाइंड. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फ्रॉग है इसको हम लोग राना टिग्रिना एज, इसके जो हाइंड लिम्ब है वो काफी मस्कुलर होते हैं, तो ये फूड का भी सोर्स है. तो इंडिया के कई सारे जगह पे इट इज ए सोर्स ऑफ फूड. इसको एज ए फूड भी लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो इसको स्पेशल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये इंसेक्टिवोरस एनिमल है ना. इंसेक्टिवोरस मेनली तो ये कार्निवोर है, लेकिन इसके फूड का जो 90% मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो इंसेक्ट्स होते हैं. सो बीइंग अ इंसेक्टिवोरस ये फार्मर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है. आप लोग समझ पा रहे होंगे, फार्मर्स को सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो खेतों में पेस्ट से होता है, और ये एक इंसेक्टिवोरस है, तो ये पेस्ट एनिमल्स को, एज यू कैन सी, ये ग्रास हॉपर को फीड कर रहा है, तो ये पेस्ट को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. और ये क्रॉप्स को सेव करता है, तो इसका मेन जो फंक्शन हो जाएगा फार्मर के लिए, इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स. सो इसलिए भी ये बेनिफिशियल है. नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन चैप्टर 1 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट 1.8 मिलियन के आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म. लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो सेम वैसे ही फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है. ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ फूड चेन. ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जो इसको मैनकाइंड के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल बना देते हैं. ठीक है, और अगर बात करें इसके अलावा और क्या क्या इससे बेनिफिट्स हैं जो मैनकाइंड के होते हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, नॉर्मली लोग इसको यूज करते हैं फॉर लेबोरेटरी पर्पस. इसको लैब में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी. It is used
in laboratory for dissection purpose. Dissection. तो नॉर्मली जो डिग्री कोर्सेस हैं, आप बीएससी ले लेते हैं जूलॉजी और बॉटनी में, मेनली एनिमल जूलॉजी में, तो एज मैंने भी किया था बीएससी सेकेंड ईयर में, अगर आप जूलॉजी पढ़ते हो तो उसमें एक वर्टिब्रेट का डायसेक्शन होता है। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फ्रॉग यूज होता आ रहा है, ठीक है। तो एज ए कॉर्डेट अगर किसी एनिमल को डायसेक्शन करना है तो उसको फ्रॉग को सेलेक्ट किया जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस है। ये इजीली अवेलेबल है, ये बहुत आसानी से कहीं पे भी मिल जाता है। इसके अलावा इसके और अगर देखें तो इसको हैंडल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये काफी शांत होता है और क्लीन एनिमल है, तो इसको आप अच्छे से इसको स्टडी किया जा सकता है। और जो इसका प्लस पॉइंट है, इसका जो बॉडी है वो डायसेक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज का है। सो ये कुछ रीजन है जो इसको स्पेशल बनाते हैं, मैनकाइंड के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। आते हैं सेकेंड पार्ट में। अब एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा है। आते हैं फ्रॉग थोड़ा सा, और ये जो फ्रॉग आपको दिख रहा है इसको कहते हैं राना टिग्रिना। इंडिया में ये बहुत कॉमन है और इसको कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक। इसके कई सारे क्लोजली रिलेटेड फ्रॉग्स भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो यही है, कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग राना टिग्रिना। लेट्स सी इसका सिस्टमेटिक पोजीशन एक बार देख लेते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो लिविंग वर्ल्ड में अगर हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशंस को देखें तो ये सबसे पहले एक किंगडम से बिलोंग करता है, जो 5 किंगडम आप लोग जानते हो, ठीक है। तो किंगडम जिससे ये बिलोंग करता है वो हो जाएगा एनिमलिया। वी ऑल नो दैट इट इज एन एनिमल है। तो इसका किंगडम हम लोग जानते हैं एनिमलिया। आप लोग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 4 इन क्लास 11 एनसीईआरटी द किंगडम एनिमलिया इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 11 फाइलम्स। सो एनिमल किंगडम के अंदर भी ये जिस फाइलम से बिलोंग करता है दैट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हम किन्हें कहते हैं? दोज एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है या एक बैकबोन सपोर्ट, ठीक है। हम लोग देखें कॉर्डेटा के अंदर बहुत सारे और भी सब फाइलम, आपके 11 एनसीईआरटी में 3 सब फाइलम का नाम मेंशन किया है जो कॉर्डेटा के अंदर में है। कैन यू गेस? फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा, उनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ये वर्टिब्रेटा का मेंबर है, इट इज ए वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट हम किन्हें कहते हैं? तो रिमेंबर दोज एनिमल in the body of which the notochord which is found in their some stage of their life, they are called chordates, और chordates में यूरोकॉर्डेट एंड सेफालोकॉर्डेट। जो वर्टिब्रेटा के मेंबर्स हैं एक्चुअली these are those type of chordates जिनमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है और बोले तो रिप्लेस हो जाता है इनटू उनका जो नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेट का जो मेन फीचर है नोटोकॉर्ड, वो रिप्लेस हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो इनको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो फ्रॉग भी, ये बुल फ्रॉग भी कुछ वैसा ही है, इट इज अ वर्टिब्रेट, ओके। वर्टिब्रेटा में हम लोग जानते हैं इसके अंदर 2 डिवीजन है। एक वो डिवीजन है जिनमें ऐसे एनिमल है विच बियर्स जॉ, और कुछ एनिमल जॉ लेस
कुछ एनिमल जॉलेस भी होते हैं। तो ये जो फ्रॉग है इसके पास जॉ तो है, तो जॉ है तो इसको हम कहते हैं नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा। और इसके पास हाथ और पैर हैं तो इनको हम कहते हैं टेट्रापोडा। क्लास हमें पता ही है, एम्फीबियन। टेट्रापोडा के अंदर आप लोग जानते हैं, यू ऑल नो दैट देयर आर 7 क्लासेस। टेट्रापोडा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। साइक्लोस्टोमाटा है, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स ऑफ मेमिलिया। तो उसमें टेट्रापोडा के अंदर ये आता है एम्फीबिया। इट इज एम्फीबिया। इसका जो ऑर्डर है इसको हम एन्यूरा कहते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट। फैमिली इसको हम कहते हैं रेनिडी। और जीनस स्पीसीज तो आपको पता ही है, राना। एंड द स्पीसीज नेम इज टिग्रिना। So that is a complete systematic position of this bullfrog और राना टिग्रिना। ये सिस्टमेटिक पोजीशन इसको एक आइडेंटिटी देता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहां पे बिलोंग करता है, ठीक है। So that is the systematic position. One important more thing. This Rana tigrina, from starting times, it is called Rana tigrina, but it is also इसको एक और नया नाम दिया गया है। इसको एक नया नाम मिला है जो कुछ ऐसा है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, हॉप्लो बैट्रेचस। बैट्रेकस टिग्रिनस। हॉप्लोबैट्रिचस टिग्रिनस, इसको नाम इसलिए मिला ये। हॉप्लोबैट्रिचस का मतलब है मस्कुलर फीट वाला, मस्कुलर पैर वाला एनिमल, ठीक है। तो ये है इसका कुछ सिस्टमेटिक पोजीशन, कॉमन नेम, और एक नया नाम है इसके पास, हॉप्लोबैट्रिचस टिग्रिनस, ठीक है। दैट इज द सिस्टमेटिक पोजीशन। फ्रॉग में जो अगला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ दिया है एनसीईआरटी में, एक बार देख लेते हैं फ्रॉग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी तक सिस्टमेटिक पोजीशन से हम लोग ये समझ पाए कि एक एम्फीबिया है, कोडेटा के अंदर एम्फीबिया में बिलोंग करता है, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबियन ये वो एनिमल है, एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स व्हिच लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन बोथ वाटर एंड लैंड। तो इनका लाइफ साइकिल कुछ पानी के अंदर, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और नॉर्मली ये जमीन पे रहते हैं। सो दीज आर एम्फीबियंस। एम्फीबियन का मतलब ये जो दो जगह पे रह सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आपका शुरू करता है कुछ ऐसे। ये जो एनिमल है हम इसको कहते हैं, इट इज ए पोइकिलोथर्मल एनिमल। Poikilothermal animals are those animals in which their body temperature changes according to environmental changes. If environmental temperature increases, their body temperature will increase. If environmental temperatures decreases, their body temperature will decrease. So ऐसे एनिमल को हम पोइकिलोथर्मल या इनको हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एक्चुअली ये जो
7 क्लासेस है वर्टिब्रेटा के अंदर। इनमें स्टार्टिंग के जो 4 क्लासेस है, साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, यहाँ पर 5 क्लासेस। ये सब के सब कोल्ड ब्लडेड ही है। वार्म ब्लडेड में 2 ही है, एक है मेमेलिया और दूसरा है बर्ड्स। दे आर वार्म ब्लडेड, ये सब कोल्ड ब्लडेड है, कोई किलोथर्मल एनिमल्स। ठीक है, सॉरी, इनके पास एक बहुत स्पेशल फीचर है, यू नो, ये कैमोफ्लेज कर सकते हैं। दे शो कैमोफ्लेज। एंड मिमिक्री। कैमोफ्लेज और मिमिक्री ऐसे ये 2 प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये क्या है? कैमोफ्लेज सिंपली एन ऑर्गेनिज्म ब्लेंड विथ इट्स एनवायरमेंट। अगर ये अपने एनवायरमेंट में कुछ ऐसे ब्लेंड हो जाता है कि आप इसके पास भी हो और ये आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। अपने आसपास के माहौल में ये ब्लेंड हो जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज कैमोफ्लेज। मिमिक्री क्या है फिर? ऐसे बहुत सारे फ्रॉग होते हैं जो हाईली टॉक्सिन्स वाले होते हैं, उनका जो स्किन होता है हाईली टॉक्सिक होता है। तो उन फ्रॉग्स को नॉर्मली कोई जो प्रीडेटर है वो उन पे अटैक नहीं करता है, क्योंकि उन प्रीडेटर्स को भी पता है कि ये टॉक्सिक है। बट सारे फ्रॉग के पास ये फीचर नहीं है, तो कुछ ऐसे भी फ्रॉग है जो इन टॉक्सिक प्रोड्यूस करने इन फ्रॉग के जैसे ही अपने आप को इनका जो बॉडी का कलर है ये उनके जैसा कॉपी कर लेते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं कि ये उन टॉक्सिन फ्रॉग वाले जैसे दिखे। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे फ्रॉग के जैसा दिखना जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ताकि ये खुद का प्रोडक्शन कर सके, तो ऐसे प्रॉपर्टी को मिमिक्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो डायग्राम है आप देख सकते हो, ये जो फ्रॉग आपको दिख रहा है ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट में बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे फ्रॉग है। तो ये जो प्रॉपर्टी है अपने इन्वायरमेंट में ब्लेंड हो जाने का, दैट इज कैमोफ्लेज। ये जो कुछ डायग्राम दिख रहा है ये नीचे वाले कुछ ऐसे फ्रॉग है जो टॉक्सिक है, इनको हम मॉडल कह सकते हैं, दे आर मॉडल। यू नो दैट कुछ बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं अपने फील्ड में बहुत ही ऊपर तक एक्टिंग करियर में, तो उनको लोग मिमिक्री करके अपना खर्चा भी चलाते हैं ऐसे। तो ये वो फ्रॉग है एक्चुअली जो काफी टॉक्सिक है, इनके स्किन से टॉक्सिन रिलीज होता है, तो नॉर्मली इनको कोई प्रेडेटर जल्दी खा नहीं सकता। ठीक है, ये जो फ्रॉग है दीज आर नॉन टॉक्सिक फ्रॉग्स जो इनका मिमिक्री किए हैं, दे एक्चुअली मिमिक्स, ये मिमिक कर रहे हैं, इनका मिमिक कर रहे हैं। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले फ्रॉग है और ये नॉर्मल फ्रॉग है, लेकिन ये इनके जैसा दिखते हैं कि इनको कोई प्रेडेटर से नुकसान नहीं। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी इज द मिमिक्री। और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कैमोफ्लेज। ठीक है, एनसीईआरटी में फ्यू स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट। कैमोफ्लेज GE, कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री। ठीक है, तो ये है 2 वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट
ये जो ऑर्गेनिज्म है नॉर्मली आपको ये हमेशा दिखाई नहीं देते। वी ऑल नोटिस दैट ये किसी पर्टिकुलर सीजन में वेदर में ही आपको दिखते हैं और हमें अच्छे से पता है ये वेदर होता है बारिश का। जब भी बारिश आती है पानी होता है जब चारों तरफ, उस टाइम ये फ्रॉग अपना साउंड प्रोड्यूस करता है और ये सब बाहर निकलते हैं। तो बाकी समय ये कहाँ पे थे? तो बाकी टाइम पे ये कुछ स्टेज में चले जाते हैं। दे शो टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। पहला जो प्रॉपर्टी इसको कहते हैं हम लोग, एक्चुअली ये डीप बरो करके, डीप बरो सॉइल के नीचे एक बरो करते हैं और वहां पे ये कुछ महीने सो जाते हैं। तो इनका जो स्लीपिंग टाइम है वो होता है विंटर स्लीप, और कुछ टाइम ये करते हैं समर स्लीप। समर स्लीप अभी जो विंटर स्लीप है इसके लिए एनसीईआरटी ने एक अलग सा वर्ड दिया है, यू कैन सी देयर हाइबरनेशन। ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो हाइबरनेशन करते हैं। समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं, एस्टिवेशन, ठीक है। तो कुछ ये जनरल सा इंट्रोडक्शन है अबाउट बुल फ्रॉग। कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग पॉइकिलोथर्मल है, कैमोफ्लाज एंड मिमिक्री शो करता है। डीप बरो के अंदर ये विंटर स्लीप और समर स्लीप करते हैं, यानी गर्मियों में और सर्दियों में ये अपना समय सो के पास करते हैं। कभी आप लोग ये समझे कि ये इतने महीनों तक, एक्चुअली कभी कभी ये 6 से 8 महीने सोए रहते हैं। तो ये बीच में कभी आते हैं 2-4 दिन खा के फिर वापस से सो जाते हैं। तो ये जो इनका स्लीप पीरियड होता है, विंटर स्लीप और समर स्लीप, कैसे ये सर्वाइव कर सकते हैं? हाउ कैन दे सर्वाइव without food, without eating or without respiration? So that time when they perform that type of process, they decrease all their metabolic activities. Especially ये खाना तो बिल्कुल बंद कर देते हैं, they stop feeding, और रेस्पिरेशन भी लगभग ना के बराबर होता है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ये स्किन से लेते हैं, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आगे पढ़ेंगे। तो फ्रॉग जब उस कंडीशन में होता है तो ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोक देता है और बहुत स्लो कर लेता है, लेकिन इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, फिर जिंदा कैसे? दैट टाइम इसके बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन एंड फैट, ये उसके हेल्प से जिंदा रहता है। वी ऑल नो दैट जब हम कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे मसल्स में, हमारे सेल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर। जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी कंडीशन में ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फिर इससे एटीपी बनता है। तो जो स्टोर्ड फूड है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट, वो इस स्लीपिंग टाइम पे काम आता है, जिसके हेल्प से ये सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं ड्यूरिंग विंटर स्लीप एंड ड्यूरिंग समर स्लीप। ओके, तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट्स है अबाउट राना टिग्रिना। कुछ एनसीईआरटी के लाइंस है जिसको देख सकते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कैमोफ्लेज शो करते हैं, ठीक है। ये मिमिक्री शो करते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड के टाइम पे, एक्सट्रीम हीट के टाइम पे ये सो जाते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन भी कहते हैं और एस्टिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है फ्यू इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ राना टिग्रिना। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट स्लाइड, ओके, दैट इज morphology. Let's see the morphology of that Rana tigrina. If we see that
देयर स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट, इनका जो स्किन है हमेशा मॉइस्ट होता है और कुछ मॉइस्चर या म्यूकस बोले तो हमेशा स्किन के ऊपर रहता है। इनका स्किन थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे रीजन कुछ ऐसा है, दे हैव मॉइस्ट स्किन, इसके पीछे का जो रीजन है वो है म्यूकस ग्लैंड। इनके स्किन में कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनको हम म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो रिलीज करते हैं म्यूकस, और वो म्यूकस इनके स्किन को मॉइस्ट और स्लिपरी बना के रखता है, और ये मॉइस्ट स्किन इनको हमेशा हेल्प करता है टू रेस्पिरेशन थ्रू देयर स्किन। ओके, तो म्यूकस ग्लैंड वेरी हेल्पफुल फॉर देयर रेस्पिरेशन। Okay, let's check its morphology. We know that the body of frog is divided into two parts. First of all, एक डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम। It's a rough diagram. Of Rana tigrina. We know that इनके बॉडी पे ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स, बॉडी के बिल्कुल मिडिल से एक मिड डॉर्सल लाइन, there is presence of a structure that is tympanum. Let's see, one pair nostril, that is a common Indian bullfrog Rana tigrina. इसका जो बॉडी है दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज हेड, इसमें कोई नेक नहीं है, इसका बॉडी सिर्फ दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज द हेड, और इस पार्ट को हम ट्रंक कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक, बीच में नेक नहीं है। हेड पार्ट consists of various types of structure, that is the mouth, one pair nostril for breathing, snout, and that is the eye. फ्रॉग का जो आई है ये थोड़ा स्पेशल है। यू नो दैट जो क्रोकोडाइल होते हैं ना उनके आई के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है ताकि वो पानी के अंदर बहुत अच्छे से देख सके। तो जो भी बड़े एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनके आईज के ऊपर एक कवर होता है जो उनको वाटर में भी एक अच्छा विजन देता है। उस लेयर को जो इसकी आईज के ऊपर कवर होता है
that is called nictitating membrane. ये इनको पानी में भी एक अच्छा विजन देता है, nictitating membrane. ठीक है. जस्ट आई के पीछे साइड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो इसके साउंड सिग्नल को कैच करने के लिए है, दैट इज कॉल्ड टिम्पैनम. एक होल जो ब्रेन तक अंदर सिग्नल लेके जाता है और साउंड सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है थ्रू टिम्पैनम. वन पेयर दैट साइड. तो इसका जो हेड पार्ट है मेनली ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स. हेड कंसिस्ट ऑफ स्नाउट हैव वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल जहां से ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर सकता है. माउथ और इसके पीछे में होता है एक बड़ा सा बल्ज आइज. इसका जो आई होता है बल्ज थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ. ठीक. टिम्पैनम सिग्नल के लिए है, सेंसरी सिग्नल साउंड कैप्चर करता है. अब आता है ट्रंक पार्ट. द ट्रंक ऑफ द फ्रॉग हैज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज इट्स फोर लिम्ब. इसका फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, इसको हम हाइंड लिम्ब कहेंगे. आप देख सकते हो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब. क्या क्या चेंजेस आपको देखेंगे. तो जो फोर लिम्ब है ना, फोर लिम्ब है 4 फिंगर्स. यही अगर आप देखोगे हाइंड लिम्ब में तो यहां पे आपको मिलेंगे 5 फिंगर्स. इसका जो फोर लिम्ब है ये कोई पैड नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा पैडेड है जो पानी में स्विमिंग में हेल्प करता है. ठीक है. तो 5 फिंगर्स एंड पैडेड. ठीक है. इसके पास सिर्फ 4 फिंगर्स. ठीक है. कोई पैड नहीं है. ठीक है. जो इसको स्विमिंग में हेल्प करता है. इसका हैंड लिम्ब काफी मस्कुलर है जिसकी वजह से ये जंप करके मूवमेंट करता है. और ऐसे मूवमेंट को हम एक नाम देते हैं, बायोलॉजिकल टर्म है लिपिंग. ये जो लिपिंग वर्ड है फ्रॉग का मूवमेंट, ये अप टू 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर तक जंप कर सकता है. इसको लिपिंग कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इस स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हैंड लिम्ब. ठीक है. इसके अलावा इसका जो फोर लिम्ब है इसमें जो फर्स्ट इसका फिंगर होता है, फर्स्ट फिंगर, यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड मिलेगा कहीं पे, यहाँ पे अंदर के साइड में, जिसको हम कॉपुलेटरी पैड कहते हैं. दिस पैड इज फाउंड ओनली इन मेल फ्रॉग, नॉट इन फीमेल. तो एक मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड होता है, वो फीमेल के साथ मेटिंग करने के काम आता है. रिप्रोडक्शन के टाइम पे थोड़ा सा देखें, वो पैड हाइंड लिम्ब में एब्सेंट होता है. ठीक है. तो अगर ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देखें इसके फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब के बीच में, तो ये फोर लिम्ब कुछ ऐसा होता है. ये फोर लिम्ब में कॉपुलेटरी पैड, जबकि हाइंड लिम्ब अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे है. और इस तरह से पैडेड जो इसको स्विमिंग में हेल्प करता है. ठीक है. तो ये फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब और ये हैंड. फोर लिम्ब के फर्स्ट फिंगर में मिलेगा पैड ओनली इन मेल्स. फीमेल में ये पैड नहीं होता है. और ये है फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब. ठीक. ओके. एक बात और, इसका जो बॉडी है इसके मिडल से जस्ट एक ऊपर लाइन होता है जो इसके वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट ऊपर है, दैट इज कॉल्ड मिड डॉर्सल लाइन.
मिड डॉर्सल लाइन, जो इसको हेल्प करता है। एक्चुअली ये हेल्प कुछ नहीं करता, इसके बॉडी के वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट ऊपर एक लाइन है, मिड डॉर्सल लाइन। बॉडी का कलर अगर देखें तो ये बाहर से ऑलिव ग्रीन होता है, इट्स डॉर्सल साइड। अगर डॉर्सल साइड देखा जाए तो इसका कलर होगा ऑलिव ग्रीन, और वेंट्रल साइड सामने से पेल येलो। सो ये है फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी, ये उसके कुछ स्पेशल फीचर। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड में ये सारे पार्ट्स और ट्रंक में ये सारे पार्ट्स, ठीक है। मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होता है। एक बात बताना भूल गया, मेल का जो वोकल सैक है, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, एक बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड वोकल सैक। ये सिर्फ मेल में होगा, विच इज हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन टाइम, साउंड प्रोड्यूस करने के काम आता है, जिससे ये फीमेल को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ होप्लोबैट्रिचस टिग्रिनस और राना टिग्रिना कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है। अगले कुछ लेक्चर्स में हम इनके एनाटॉमी देखेंगे, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एटसेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार अगर रिकैप कर लें तो आज हम लोग क्या क्या ऐसा फीचर देखे फ्रॉग के बारे में। तो कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग को या नॉर्मली जितने भी फ्रॉग है इंडिया में, इनका कुछ बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस है मैनकाइंड के लिए, ये कुछ बेनिफिट्स हैं। सोर्स ऑफ फूड है इंडिया के, कई सारे स्टेट में इनको खाया भी जाता है। इंसेक्टिवोरस है तो फार्मर के लिए बहुत अच्छा है, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है इसको। इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ फूड चेन बाकी एनिमल्स की तरह, और लेबोरेटरी में इसको बहुत यूज किया जाता है फॉर डाइसेक्शन पर्पसेस एटसेट्रा। इसके बाद हम आते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन पे। इसके किंगडम से लेके फाइलम, सब फाइलम एंड सो ऑन, जीनस है, स्पीसीज। इसको होप्लोबैट्रिचस टिग्रिनस भी कहते हैं, ये इसका नया नाम है, मॉडर्न नाम है, ठीक है। वैसे इसका कॉमन नाम है इंडियन बुल फ्रॉग। फिर आते हैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन। पॉइकिलोथर्मल एनिमल है, कैमोफ्लेज मिमिक्री शो करता है, डीप बरो में हाइबरनेशन और विंटर स्लीप करता है, विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। इसके बाद आते हैं कुछ और फीचर। मॉर्फोलॉजी देखे अभी हम लोग। इसका बॉडी मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, हेड एंड ट्रंक। हेड में बॉडी के मेजर पार्ट्स हैं। इसका जो ट्रंक पार्ट है इसमें मेनली फोरलिम और हाइंड लिम है। फोरलिम और हाइंड लिम दोनों के हेल्प से, मेनली हाइंड लिम से ये लिपिक टाइप का मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और तो आज यहीं तक रहने देते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। अगले क्लासेस से हम लोग शुरू करेंगे एनाटॉमी पार्ट ऑफ द फ्रॉग, और उसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।